हाय, गुड इवनिंग। दिवाली पे शॉपिंग करी इस बार? मैंने भी की। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदे होंगे? मैंने भी खरीदे। हाय, गुड इवनिंग। दिवाली की शॉपिंग करी इस बार? मैंने भी की है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ आप चीज नोटिस करेंगे। हाय, गुड इवनिंग। दिवाली की शॉपिंग करी आपने इस बार? मैंने भी की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदे। हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इस्तेमाल करने से पहले की सावधानियां, इस्तेमाल करते वक्त और इस्तेमाल करने का चीज खराब हो जाए तो उसकी ट्रबल शूटिंग टिप्स भी होती है। अगर वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बड़े बिना हम गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, चांसेस हैं कि माल फंक्शन हो जाए। इसी प्रकार से दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स को जब पढ़े तो दे आर सम इंपॉर्टेंट टूल्स जो इनकम टैक्स के आपके पास होने चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स में महारत हासिल करनी है, यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर पर्सन जहां पर जिसका इनकम टैक्स से ताल्लुकात है। और इनकम टैक्स का जो रिश्ता है वो सभी के साथ है, फ्रॉम अ चौकीदार टू द प्राइम मिनिस्टर। आइए दोस्तों, लेट्स प्रोसीड और देखते हैं नेक्स्ट 30-35 मिनट्स में मैक्सिमम मुझे लगता है ये वीडियो बनेगा। देखते हैं कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए वो टूल्स क्या हैं। पहला जो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए टूल है दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962। थर्ड इज गाइस सर्कुलर्स ऑफ सीबीडीटी एंड फोर्थ आर द जुडिशियल डिसीजंस। अब मैं इन चारों टूल्स को डिटेल में इलैबोरेट करने वाला हूं। आइए, फर्स्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज द लॉ जिस पर इनकम टैक्स एक्ट या जिस पे इनकम टैक्स हिंदुस्तान में लगाया जाता है, दैट इज द लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ 298 सेक्शंस and it became applicable from 1st of April 1962. It is applicable from 1st of April 1962. ये इनकम टैक्स एक्ट आपके पास होना चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऑथर्स की बुक पढ़ लेते हैं लेकिन साथ में इनकम टैक्स एक्ट का जो बेयर एक्ट है वो उनके पास नहीं होता। बेयर एक्ट क्या है? वो अनएडल्ट्रेटेड वर्जन है जो गवर्नमेंट ने पास किया है। ऑथर की बुक्स हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी अपनी जो उन्होंने उसको अनुवाद किया, अनुवादन उसका होता है, लेकिन जो अनएडल्ट्रेटेड है दैट इज द बेयर एक्ट। तो ये बेयर एक्ट हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास लेके रखें, किसी सेक्शन में अटके तो वहां पर जाकर आप पढ़ें, तो उसमें आपको ना एक फील आना स्टार्ट होगा कि एक्ट पढ़नी कैसे है। हम क्या होता है, एक्ट में ऊपर लिखा होता है नॉट स्टैंडिंग टू, सब्जेक्ट टू, वो चीज गायब कर देते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो गायब कर देते हैं, प्रोवाइजर्स होते हैं वो गायब कर देते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पूरे सेक्शन का 60% हिस्सा पढ़ रहे हैं, 40% हिस्सा गायब कर देते हैं। अरे सर, हमें तो एग्जाम में पास होने से मतलब है। अरे मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में पास होने से मतलब है, लेकिन अच्छे नंबर नहीं लाने क्या? और उसके बाद प्रोफेशनल बनने के टाइम पर क्या आपको बेयर एक्ट की रीडिंग का तरीका नहीं होगा? यस, बेयर एक्ट की रीडिंग किस प्रकार से की जाए इसके लिए भी एक सेशन मैं पक्का बनाऊंगा। लेकिन मेरी सिंसियर रिकमेंडेशन है हर एक पर्सन के साथ जिसको भी किसी भी एक्ट में महारत हासिल करनी है, प्लीज ऑथर की बुक आप लें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में बेयर एक्ट पक्का रखें। उससे आपको पढ़ना, उससे पढ़ के आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से लॉ बनाया जाता है। तो लीगल लैंग्वेज अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो दिमाग भी उसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्ट में क्या लिखा है गाइस? इस एक्ट में पूरा इनकम टैक्स का A to Z लिखा है। किस पे इनकम टैक्स लगेगा, पहली बात। इनकम कैसे निकाली जाए, दूसरी बात। इनकम टैक्स के टैक्स रेट्स भी इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन्ड है। कुछ इनकम टैक्स के टैक्स रेट्स कहीं और भी मेंशन्ड है, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो को जरा देखते रहिएगा। चौथी बात, इनकम टैक्स की रिटर्न्स किन तारीख तक फाइल करनी है। इनकम टैक्स नहीं दोगे तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसिक्यूशन हो सकती है क्या? तो सारा का सारा 298 सेक्शंस में पूरा का पूरा ज्ञान इनकम टैक्स का 298 सेक्शंस में। हाँ, कोर्स में आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं उस बात पे डिस्कस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनकम टैक्स पढ़ने के लिए हर एक स्टूडेंट को या जिसको भी इनकम टैक्स से वास्ता है हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हर साल अपडेट हो जाती है ये, और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। उससे लैंग्वेज क्लियर होती है, आपको लिखने में भी आसानी होती है, और जब टेक्निकल वर्ड्स आप लिखेंगे यू विल गेट मोर मार्क्स। दूसरी चीज, जो लोग
इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन जो है, हाँ जी, चलिए, अब मेरा जो मन में क्वेश्चन आया है वो ये आया है, इनकम टैक्स हिंदुस्तान में पहली बार कब आया? या जो क्वेश्चन है मन में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया, या हु इज द, आइए जरा अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, क्या आपको पता है हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया? जैसे अभी जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन सबसे पहली बार इनकम टैक्स एक्ट कब आई थी और किसके कारण आई थी? आप सोच के बता सकते हैं जी? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, ये दीजिए जी, मंगल पांडे। क्या बोल रहे हैं सर, हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स? यस, ही इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स। आपको 1857 का म्यूटनी के बारे में याद होगा, हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, 1857 की म्यूटनी, मंगल पांडे ने, ही वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। देखो मेरी हिस्ट्री की नॉलेज इतनी ज्यादा परिपक्व तो नहीं है, बट मैं ट्राई कर सकता हूं। तो 1857 में ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बैंड बजना स्टार्ट हो गया था कि लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये विद्रोह फैलने लग जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। तो उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे जेम्स विल्सन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंशन हो गई कि ये अगर म्यूटिनी है, विद्रोह है, पूरे पूरे देश में फैल जाएगा तो उनको कंटेन करना पड़ेगा। कंटेन करने के लिए उनको चाहिए था मनी, और मनी इसलिए चाहिए था, यूरोप से सोल्जर्स मंगवाने थे, गोला बारूद, बंदूकें मंगवानी थी। तो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया। उससे पहले तक लगान और ये सब चीजें लगती थी। तो ये वक्त था 1860 का, 1860 का। तो 1860 में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान में। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे वाज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स, बिकॉज इनके आने के बाद पैसे की कमी लगी, क्योंकि इनको कंट्रोल करना था, देश में अग्नि फैल रही थी आजादी की। तो कहीं ना कहीं दबाने के लिए उस टाइम पर 1860 में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जरा देखिएगा, सबसे पहली बार इनकम टैक्स 1860 में आया। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया, 1886 में नई एक्ट आई, 1919 में उसके बाद तीसरी एक्ट आई, चौथी एक्ट 1922 में आई, और लेटेस्ट एक्ट जो अभी आप पढ़ेंगे दैट इज 1961। वैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि अब इनकम टैक्स को भी रिप्लेस किया जाए, जस्ट लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस हुए, जस्ट लाइक कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट बदला गया, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने भी कमेटी का गठन तो कर दिया है। एक डायरेक्ट टैक्स कोड आज से 2-3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था, बट उसको सस्पेंड कर दिया गया, और एक नई तरीके से दोबारा से राइट किया जाएगा इनकम टैक्स कानून। क्योंकि 1961 का कानून हर साल अमेंड तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं पुरानी चीज है, अमेंड हो ओके, उसका जो मूल स्वरूप है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ आज खड़ा नहीं होता। बट नंदलेस अभी जो हमें लेटेस्ट एक्ट पढ़ना है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बड़ी एक मजेदार बात मुझे लगी कि मैं आपको समझाऊं, और इसी प्रकार से चीजें हमें पढ़नी होती हैं अगर हमें इनकम टैक्स समझना है। अब आपके मन में आएगा सर, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमें पढ़ना है, जिसकी हार्ड कॉपी के बारे में मैंने बात करी, आप लोगों के पास होनी चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो सर ये क्या अप्रोक्स 60 इयर्स पुराना जो लॉ है इसमें कोई चेंजेस नहीं आती? ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आती हैं, लेकिन वो चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में किस प्रकार से लाई जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर अपडेटेड नॉलेज नहीं होगी ना आजकल के जमाने में तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इनकम टैक्स में जो बदलाव आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। एक होता है जी फाइनेंस बिल, दूसरा होता है अमेंडमेंट बिल, तीसरा होता है ऑर्डिनेंस बिल। तो इनकम टैक्स में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक्ट भी तो बिल के माध्यम से आया है, तो जो उसका बदलाव भी आएगा वो भी बिल के माध्यम से आएगा। फाइनेंस बिल हर साल बजट में आता है, हर साल बजट में आता है। पहले ये बजट 28 फरवरी के आसपास आता था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार जब आई उन्होंने उसको 1 फरवरी कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर, तो 1 महीना पहले आ जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, टाइम ज्यादा मिल जाएगा बजट की प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज आई थिंक अ गुड स्टेप। सो 1 फरवरी को बजट आता है। ये बजट, हर बजट में एक फाइनेंस बिल होगा। फाइनेंस बिल में क्या होगा, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स जो अभी मैं बात कर रहा हूं और दूसरे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उसकी चेंजेस, उसकी प्रपोजल्स होती हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, फाइनेंस बिल
जो किस में होगा, बजट में होगा। अगर बजट 2021 की बात करें जो आया था 1 फरवरी 2021 में बात करते हैं, तो उसका फाइनेंस बिल 2021 होगा। तो जो बजट 2022 में होगा उसका फाइनेंस बिल 2022 होगा। ये फाइनेंस बिल 2021 में आने वाला फाइनेंशियल ईयर दैट इज 21-22 की चेंजेस होगी। इसी प्रकार से फाइनेंस बिल 2022 जो होगा उसमें 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर की चेंजेस होंगी। बड़ी उत्सुकता से पूरे हिंदुस्तान नजर गड़ाए रखता है इस फाइनेंस बिल के प्रोविजंस पे। उस दिन तो एक तरीके से मुझे लगता है सार्वजनिक अवकाश हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स एंड जहां जहां भी जिसको भी इनकम टैक्स से वास्ता पड़ता है वो बैठ के देखते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी पॉकेट पे क्या असर करने पड़ा है, क्या असर होने वाला है, क्या चीजें महंगी होंगी, सस्ती होंगी। क्योंकि इसमें प्रपोजल्स इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है या कस्टम जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी चेंजेस भी होती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर आने से पहले की आगाज, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही सरकार बता देती है। तो लोगों के पास थोड़ा टाइम होता है, फरवरी मार्च में लोग होड़ लग जाती है लोगों में चीजें खरीदने की। क्यों? क्योंकि इसके प्रोविजन अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो जैसे फाइनेंस बिल 2021 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा ना, 1 अप्रैल 2021, मैंने बोला ना 21-22। तो फरवरी मार्च के बाद टाइम होता है, लोग जल्दी से 2 महीने में अपनी पॉकेट को प्लान कर लेते हैं, अपने मनी को, फाइनेंसेस को, सो दैट आगे जो बदलाव आएगा उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले। हाँ जी, तो फाइनेंस बिल। दूसरा होता है अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनेंस बिल। पहले मैं फाइनेंस बिल के बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं। तो फाइनेंस बिल जैसे मैंने बोला बजट में होता है हर साल। बजट में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको मैंने बोला फाइनेंस बिल, ये उनके बही खाते के रूप में फाइनेंस बिल यहां पर आ गया। अब इस फाइनेंस बिल को, फाइनेंस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। यहां पर माननीय वित्त मंत्री साहिबा और अभी तो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उसके बाद जो होंगे तो वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं प्रपोजल्स को, फिर वोटिंग होती है उसकी, उसी इमीडिएटली उसी दिन नहीं होती, आराम से होती है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाता है और राज्यसभा से पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति साहब के पास जाता है और वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस बिल 2021 विल बिकम फाइनेंस एक्ट 2021 और उसके बाद वो लागू हो जाता है। तो लगभग इसमें महीना 1.5 महीने का आसपास टाइम लग जाता है। इनफैक्ट साल शुरू होने से पहले भी ये पास जनरली हो जाता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा आगे पीछे की बात रह जाती है। चलिए, तो मैंने फाइनेंस बिल की बात करी, लेकिन दोस्तों फाइनेंस बिल कब आता है? बजट में आता है, और बजट एक फिक्स टाइम पे आता है। लेकिन बजट के बाद कोई चेंज आई, जैसे घर का राशन आप लोग एक पर्टिकुलर महीने में एक पर्टिकुलर तारीख को ऑर्डर करते होंगे, लेकिन बीच में अगर कोई रिक्वायरमेंट आ गई, कोई पार्टी आ गई, तो उसमें क्या करेंगे? शॉप पे जाके ले आएंगे। इसी प्रकार से बजट की जो चेंजेस हैं वो साल में एक बार आती हैं, लेकिन बीच बीच में भी कोई चेंज आ गई, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल ले आती है। तो जिस प्रकार से फाइनेंस बिल को लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का भेजा जाता है, उसी प्रकार से अमेंडमेंट बिल भी लाकर उसमें चेंजेस। तो नॉन बजट चेंजेस, जो बजट चेंजेस नहीं है, वो पार्लियामेंट सेशन में होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब भी तो पार्लियामेंट में रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और साइनिंग के बाद वो बन जाती है अमेंडमेंट एक्ट। तो दूसरा तरीका इनकम टैक्स को चेंज करने का, एक फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा और इंपॉर्टेंट तरीका है जी ऑर्डिनेंस बिल। ये ऑर्डिनेंस बिल क्या है सर? अरे बच्चों, ये वहां पर काम करता है जब इमरजेंसी में चेंज लानी है, चट मांगनी पड़ गया, आज से ही लागू करनी है चेंज, आज 2 घंटे में, या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या रूलिंग पार्टी को लगता है हम बिल को लेके आएंगे, बिल फेल हो जाएगा, तो वहां पर जहां पर इमरजेंसी चेंजेस लानी है, या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी नहीं है, मुंह की खानी पड़ सकती है, वहां पर बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेज देते हैं। सीधा प्रेसिडेंट के पास बिल सिग्नेचर के लिए पहुंच जाता है और वो साइन होने के बाद बन जाता है ऑर्डिनेंस एक्ट। साइन होने के बाद बन जाता है ऑर्डिनेंस एक्ट और उसकी चेंजेस लागू हो जाती है। सर ये तो ऑर्डिनेंस तो फिर एक बहुत ही अच्छा तरीका हो गया जहां पर हम बाईपास कर सकते हैं पार्लियामेंट को। लेकिन दोस्तों, पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी, उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स। अगर वो विद इन 6 मंथ्स अप्रूव नहीं हुआ पार्लियामेंट के, प्री अप्रूवल नहीं है, पोस्ट अप्रूवल है, नहीं तो फिर वो ऑर्डिनेंस रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों 3 बातें मैंने आपको बताई, एक बार रिकैप करते हैं। चेंजेस के लिए
फिनेंस बिल, अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनेंस बिल। फिनेंस बिल बजट में आती है हर साल चेंजेस 1 फरवरी को आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिनेंस बिल पास होने के बाद बन जाता है फिनेंस एक्ट। दूसरा अमेंडमेंट बिल मैंने बात बताई, और अमेंडमेंट बिल जो होता है वो नॉन बजट चेंजेस साल के पीछे कभी भी आ सकता है। तीसरा है ऑर्डिनेंस बिल। ऑर्डिनेंस बिल जो होता है गाइस वो इमरजेंसी चेंजेस है, रातों रात लागू करनी है और पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, और बाद में 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होगी। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, चाहे आप पहले अप्रूवल लें या बाद में। समझ आ गई बात। दूसरा टूल जो अमूमन बच्चे और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स। सर एक्ट पढ़ लिए, साथ में अब ये क्या पढ़ा रहे हो, अब और टेंशन की बात। अरे गाइस रूल्स आर सेकेंडरी। एक्ट तो होता है प्राइमरी और रूल्स आर सेकेंडरी। इसमें क्या होता है रूल्स में? सर रूल्स बताइएगा क्या होता है। रूल्स में होता है प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, फॉर्म्स, टाइम लिमिट, डिटेल्स। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में ऐसा होता है सेनोरिटा। तो बड़े बड़ी बातें एक्ट में होती हैं, उसकी गाइडलाइंस, प्रोसीजर, फॉर्म्स, टाइम लिमिट रूल्स में होते हैं। तो सर क्या रूल्स लॉ का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है। सर पता कैसे चलेगा रूल बना है किसी पॉइंट पर? आप सेक्शन में एक वर्ड लिखा होगा, देखिएगा, ढूंढिएगा, एज प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या होता है जब लॉ बनाया जाता है, जब बिल बनाया जाता है, उस वक्त छोटी छोटी बातें कैसे पता? आप जब नया घर लेते हैं उस वक्त आपको यह कैसे पता होगा कि यहां पर वॉशिंग पाउडर कौन सा इस्तेमाल करेंगे इस घर में, इस घर के अंदर प्रेस वाला कौन होगा, कहां से प्रेस करवाएंगे, आयरन करवानी है चीजें, तो घर में हेल्पर कौन कौन कहां से आएंगे। अरे आप मेन घर की बात देख लेंगे, रूम्स कितने हैं, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, और दीवार किस मटेरियल की बनी है। बाकी छोटी छोटी बातें जब हम घर में आएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पता चलेगा। इसी प्रकार से गाइस एक्ट बनाते वक्त हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। और एक बात और है, पहले दिन ही अगर हम सारी बातें को सोच लेंगे तो एक्ट बनेगा कैसे? पहले दिन ही अगर वो नुक्स और वो सब छोटी छोटी निटिग्रिटीज पे पहुंच जाएंगे, तो निटिग्रिटीज रूल्स में होती है। तो सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब्ड, आप समझ जाना वहां पर कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल बनाया गया होगा उस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये कौन बनाता है रूल्स? सेक्शन 295 में हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट प्लस रूल्स मेक द लॉ, एक्ट प्लस रूल्स मेक द लॉ। लेकिन बड़ा कौन है? एक्ट। छोटा कौन है? रूल्स। कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बड्डे की चलेगी, दैट इज द एक्ट। तो अगर दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो एक्ट की चलेगी। वैसे रूल्स सेकेंडरी फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है एक तरीके से। कई के बाद चालाकी से गवर्नमेंट क्या करती है, हमें पता है एक्ट की बात है, हो सकता है पार्लियामेंट में पसंद ना आए, तो पार्लियामेंट में लिख देंगे एज प्रिस्क्राइब्ड, सारी बातें रूल्स में डाल देंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? इनडायरेक्टली क्या हो गया? आपने लॉ बना दिया रूल्स में। और रूल्स के लिए बिल लाने की आवश्यकता नहीं होती, रूल्स के लिए अमेंडमेंट के लिए बिल नहीं होता, नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो ये एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मेकिंग लॉ है जो एक तरीके से बैकग्राउंड में बन जाता है, जिसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चेंजेस कॉन्स्टेंटली आती रहती है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, ITR 1, ITR 2, जो भी ये फॉर्म्स हैं रिटर्न्स के, ये सब आपको रूल्स में मिलेंगे, रूल्स में मिलेंगे। ई पेमेंट कैसे करनी है, कैसे प्रोसीजर्स हैं, ये सारी बातें आपको रूल्स में मिलेंगी। और ये बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रूल्स में से भी। हाँ, प्राइमरी ऑब्वियसली एक्ट है। The rules are secondary form of legislations which are equally important, but mainly important is the section, then is the rules. थर्ड चीज जो इनकम टैक्स के, या थर्ड टूल जो आपके पास जिसके ज्ञान होना चाहिए, वो है सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस। गाइस अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू वांट टू गिव मी अ कॉल और वांट टू सेंड मी अ मैसेज, सचिन सर ये बताइए क्या चीज होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और सेक्शन अभी नया आया है, सारे प्रोफेशनल दिमाग खुजा रहे हैं कि ये क्या चीज आई है, तो ऑब्वियसली वी वांट टू ड्रॉप एन ईमेल टू द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये कब हुआ? जब GST आया, बहुत हु हल्ला हुआ था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी। डीमोनेटाइजेशन आया, उस टाइम पे भी बहुत गवर्नमेंट को
क्लैरिटी के लिए चीजें बतानी पड़ी। तो क्लैरिटी देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 119 सेक्शन के अंतर्गत सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन इशू करती है। तो वो बताती है कि हमारी इंटेंशन इस सेक्शन की ये है, इसका मतलब एक्स है, इसका मतलब वाई है, इसका मतलब जी है। तो हमें सेक्शन को पढ़ने में एक तरीके से सरकार का दिशा निर्देश मिल जाता है, क्योंकि शब्दों के मीनिंग कई के बाद शब्द अपना मीनिंग बयान नहीं कर सकते, कई के बाद शब्द अपना मीनिंग बयान नहीं कर सकते, इसलिए उसके पीछे का मीनिंग सरकार इस रूप में बता देती है। क्या सर्कुलर्स लॉ पार्ट ऑफ द लॉ है? देखो जी, सर्कुलर्स और जो क्लैरिफिकेशंस है ये लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं, ये बाइंडिंग है। यस, ये बाइंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर, जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके लिए तो ये बाइंडिंग है। ये लॉ कोर्ट्स के लिए और ट्रिब्यूनल्स के लिए बाइंडिंग नहीं होते, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के लिए बाइंडिंग नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट की एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। कोर्ट्स और असेसी जो है, मैं और आप, हमारे लिए बाइंडिंग है या नहीं? देखा जी, अगर सर्कुलर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप बेनिफिट ले लीजिए, आप यू कैन क्लेम द बेनिफिट। अदरवाइज यू थिंक दैट इज अगेंस्ट द लॉ, you can appeal in the court and get it quashed. So circulars are like instructions or like clarifications which are issued, which help to interpret the law, but it is not the law but helps to interpret the law. Binding है इनकम टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि ऊपर सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे काम करता है। कोर्ट ट्रिब्यूनल्स के लिए ये बाइंडिंग है नहीं, कोर्ट को कैसे दिशा निर्देश दे सकते हो? और ऐसे ही भाई मजा है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, है ना? You just can get it quashed. Also, you can appeal against the circular. It's not that you have to be forcefully following it. You can, get it quashed if you feel. You can appeal against it. You can challenge it. Yes. और फोर्थ चीज या फोर्थ टूल जो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए चाहिए, वो है हमारे कोर्ट की जजमेंट। जुडिशियल डिसीजंस आर कोर्ट जजमेंट्स। ये भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछ लेते हैं, कोर्ट जजमेंट्स। कोर्ट जजमेंट्स का मतलब है अपील का प्रोसेस। द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज, यहां पर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। इट्स नॉट एन ऑटोक्रेसी। द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज दिस, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय अ ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, यू कैन अपील टू द सुपीरियर ऑफिसर। तो इसी तरीके से सबसे पहला, अगर आपको इनकम टैक्स अफसर ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया है, मान लीजिए आपकी इनकम थी 10 लाख, और इनकम टैक्स अफसर ने कहा नहीं जी गुप्ता जी, मैं मानता हूं आपकी इनकम 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, आपने कोई चोरी करी है। मैंने कहा जी नहीं चोरी करी है, बिल्कुल सही है, आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। तो भाई ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं उसके बहस तो नहीं कर सकता ना। देन आई हैव टू अपील टू दी कमिश्नर अपील्स। दिस इज CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। दिस इज द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स से अगर परेशान है अफसर के, इनकम टैक्स अफसर ने स्क्रूटनी में आपकी इनकम बढ़ा दी है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में आपकी इनकम बढ़ा दी है, तो आप जाइए फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी CITP। और फर्स्ट अपील इज ऑलवेज फाइल्ड बाय द असेसी, गवर्नमेंट नहीं जाएगा। यानी कि अगर ITO ने आपको बेनिफिट दिया तो गवर्नमेंट विल नॉट अपील। आपके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर पास हुआ ITO का तो आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट दरवाजा कोर्ट का, ट्रिब्यूनल CIT अपील्स का, इट्स लाइक एन एपलेट प्रोसेस। तो फर्स्ट दरवाजा आप ही खोलेंगे। अच्छा, CIT अपील रिलीफ दे दिया, बहुत बढ़िया। नहीं रिलीफ मिला तो आप CIT अपील के अगेंस्ट जाइएगा ट्रिब्यूनल के पास, ITAT, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। दिस इज द सेकेंड एपलेट अथॉरिटी जहां पर आप जा सकते हैं। यस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट कैन प्रैक्टिस इन ITAT। अनफॉर्चुनेटली अभी कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को अलाउड नहीं है ITAT में प्रैक्टिस करने के लिए। दो कंपनी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैड गिवन अ रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट टू इंक्लूड द company secretary is the definition of an accountant, but right now the definition of accountant under the Income Tax Act for practicing in ITAT and other areas is a chartered accountant, but not a company secretary or a CMA. Anyhow, तो second authority है ITAT, Income Tax Appellate Tribunal। यहां पर आप CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। बेनिफिट मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो आप अपील करेंगे थर्ड अथॉरिटी के बाद। दिस इज द थर्ड अथॉरिटी, दैट इज हाई कोर्ट। अच्छा, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं जा सकते। यू नीड टू बी हैविंग अ LLB डिग्री टू प्रैक्टिस इन दी हाई कोर्ट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ITAT हाईएस्ट अथॉरिटी है
सर हाईएस्ट कैसी हो गई? अभी तो आप कह रहे हो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। नहीं, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दे आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप कह रहे हो मेरी टर्नओवर 5 लाख है, आईटीओ कह रहे नहीं गुप्ता जी आपकी टर्नओवर 20 लाख है, ये फैक्ट के इशू है, तो आईटीएटी के आगे नहीं जाएगा केस अगर फैक्ट की लड़ाई है। अगर लड़ाई लॉ की इंटरप्रिटेशन की है, मैंने कहा टर्नओवर में ये चीज आनी चाहिए, वो कहता है नहीं टर्नओवर में एज पर लॉ ये लिखा है, तो जहां पर लड़ाई कानून के सेक्शन से संबंधित है तो आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज आईटीएटी। तो अगर फैक्ट के ऊपर झगड़ा है, लॉ की इंटरप्रिटेशन का नहीं, तो आईटीएटी ने जो कह दिया इट बिकम्स फाइनल, आईटीएटी ने जो कह दिया इट बिकम्स फाइनल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है तो आईटीएटी सर्टिफाई भी करेगा इट्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट एंड टेक द सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट। हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, शांति से बैठिए, नहीं दिया तो जाइए लास्ट रेजोल्यूशन अथॉरिटी दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया तो बढ़िया, नहीं तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल करिए, अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो गाइस, आपको मैंने आज इनकम टैक्स की इंस्ट्रक्शन मैनुअल बताई, फटाफट मुझे वो 4 चीजें बता दीजिए जो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए चाहिए। एक्ट दैट इज द ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, हमारी बाइबल, हमारा गीता और कुरान, इस टाइप के जो हमारे बेसिक ग्रंथ होते हैं हर धर्म के, इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट भी इनकम टैक्स का एक ग्रंथ है, लेकिन दोस्तों अनएडल्ट्रेटेड वर्जन भी होना चाहिए आपके साथ, सो दैट आपको एक फील आती है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स होते हैं एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, एक्ट के साथ सपोर्ट करने के लिए, कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए। सर्कुलर्स होते हैं गवर्नमेंट की इंटेंशन, जो बाइंडिंग किसी के लिए है, किसी के लिए बाइंडिंग नहीं है। और चौथा होता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजंस में पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस ये एग्जाम में आ जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तरीके से ये मील का पत्थर साबित होते हैं। तो फलाना केस में फलाना जगह पे फलाना बेनिफिट दिया गया, तो मैं कह सकता हूं इनकम टैक्स ऑफिसर को, देखो जी फलाना केस में ये बेनिफिट मिला था तो मेरे केस में भी लगाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट दिया, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, याद रखिएगा दोस्तों, बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। दो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, बट इट इज द लॉ इंटरप्रिटेशन। तो जहां ग्रे एरिया होता है, लकूनास होते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर है, पत्थर की लकीर कहते हैं, पत्थर की लकीर है, बीड़ू उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, इसी बात पे अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। याद रखिएगा, सावधानी से जो पढ़ेगा सफलता वो पाएगा। टेक केयर।